नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम काव्य के 8 तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व क्लास में हमने काव्य के 7 तत्वों के बारे में चर्चा की थी और आज है आपका 8 तत्व। देखिए, 8 जो तत्व है जो काव्य के अंतर्गत अर्थ, भाव तथा कल्पना का वाहन और सत्य का स्वरूप है। अर्थ तत्व ऐसा है जो काव्य के जो अन्य तत्व हैं, ठीक है ना, जैसे सत्य तत्व है, अर्थ तत्व है, भाव तत्व है, कल्पना तत्व है और बुद्धि तत्व है, ठीक है ना। इन सभी तत्वों में सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है जो अर्थ तत्व है, जो भाव तथा कल्पना का वाहन और सत्य का स्वरूप है। कौन सा? ये अर्थ तत्व, ठीक है ना। और अर्थ जो तत्व है उसके अंतर्गत शब्द, जो हमारे शब्द की जो अनेक प्रकार जो शक्तियां होती है, सब शक्तियां होती है, ठीक है ना। उन सब शक्तियों में 3 सब शक्तियां हम अधिकतर पढ़ते हैं। जैसे कौन कौन सी? अभिधा है, लक्षणा है और व्यंजना। तीनों महत्वपूर्ण सब शक्तियां हैं जो आपने पूर्व क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ काव्य के 8 तत्वों के अंतर्गत शब्द शक्तियां इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से निर्वाह करती हैं। और जो शब्द शक्तियां, जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसका जो मूल भावार्थ क्या होता है, वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति में चमत्कारिक अर्थ को प्रकट करने के लिए, चमत्कारिक अर्थ की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो वही जो व्यंजना है, अधिक रमणीय अर्थ को, यानी अधिक रमणीय अर्थ को अर्थात उसको व्यंग्य के रूप में कोई बात प्रस्तुत करना और काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, इस प्रकार की वहां पर जो जिस शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है वो है व्यंजना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इन शब्द शक्तियों का काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण इसमें मुख्य रूप से जो बातें हमारे सामने आती हैं, अर्थ का समय संयोजन अथवा औचित्य। अर्थ का जो समय, यानी समय के वास्तविक रूप से अर्थ कहां पर हमें प्रयुक्त होना चाहिए, कहां पर कौन सा शब्द हमें स्थापित करना चाहिए, अर्थ का समय संयोजन या संयोजन अथवा औचित्य, यानी उसके उचित स्थान पर जो बुद्धि तत्व पर है वो किसके पर निर्भर करता है? अर्थ तत्व पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है, ये सब शक्तियों में अर्थ की जो साकारता है वो कल्पना तत्व पर है। कोई भी कवि होता है या कोई भी लेखक होता है, कोई काव्य का जब सृजन करता है तो वो कल्पना तत्व में खो जाता है और इतना खो जाता है कि वो शब्दों के पूर्ण स्थान लेकर के, ठीक है ना, अर्थ की प्रधानता की वजह से उसको एक अलग अलग शब्द का उस शब्द के स्थान पर अर्थ प्रयुक्त करता है। तो वहां पर कल्पना तत्व के सहारे पर निर्भर किया करता है, इसलिए अर्थ की साकारता कल्पना तत्व पर निर्भर करती है। और तीसरी बात ये यहाँ पर आती है, अर्थ का जो प्रभाव है भाव तत्व पर निर्भर करता है। भाव, व्यक्ति भाव विभोर होकर के, व्यक्ति अपने भावना में खो करके अनेक प्रकार के कार्य का सृजन कर लेता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो अर्थ का जो प्रभाव है भाव तत्व पर निर्भर करता है। यानी अर्थ में सबसे पहले क्या होता है, भाव और कल्पना का संयोजन होता है और इन्हीं के सहयोग से काव्य में सत्य का स्वरूप उभर करके हमारे सामने उपस्थित होता है। सत्य का मतलब काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, पाठक या श्रोता के समक्ष उपस्थित आ जाता है, किसके ऊपर? अर्थ तत्व के आधार पर, ठीक है ना। तो इसमें अर्थ में जो अर्थ तत्व है उसमें सब शक्तियां 3 है और इन्हीं सब शक्तियों में से, ठीक है ना, जो मूल रूप से जो स्थान है अर्थ का समय संयोजन अथवा नियोजन या औचित्य बुद्धि तत्व पर निर्भर करता है। तो अर्थ की साकारता कल्पना तत्व पर निर्भर करता है, तो अर्थ का प्रभाव भाव तत्व पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इन शब्द शक्तियों और शक्ति के स्वरूप को आधार बनाकर, यानी अर्थ तत्व है जो कल्पना या भाव तत्व के वाहन से सत्य का स्वरूप उपस्थित होता है और सत्य के स्वरूप उपस्थित हो जाता है तो शब्द की शक्ति हमारे सामने उपस्थित होती है और इन्हीं के निर्भर होने के कारण काव्य का पूर्ण सौंदर्य तब होता है। ध्यान देने की बात है बच्चों, यानी काव्य का पूर्ण सौंदर्य तब होता है जब शब्द, अर्थ, बुद्धि, भाव, कल्पना, ये जो 5 तत्व काव्य के 5 तत्व हैं, ये सभी का
एक साथ जब उपस्थित होते हैं तो काव्य में बहुत ही जबरदस्त चमत्कार उत्पन्न होता है। हम भी कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो कोई एक पदार्थ से व्यंजन नहीं बनता है, उसमें अनेक प्रकार के और उसमें वस्तुओं का समायोजन करना पड़ता है, तब जाकर के एक स्वाद का चमत्कार होता है जो हमारे जिहा पर आते ही हमारे लक्ष्य पे वो चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, चेहरे पर उत्पन्न हो जाता है। कि उसी प्रकार से कोई काव्य को देखने और पढ़ने से व्यक्ति के मानस पर एकदम चमत्कार उत्पन्न हो जाता है और उसी के पढ़ने और देखने के परिणाम स्वरूप उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। वो किसके अर्थ पर निर्भर करता है? वो काव्य के अर्थ तत्व पर निर्भर करता है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर जो पांचों तत्व के साथ एकदम उपस्थित हो जाता है और अर्थ तत्व का विशेष प्रभाव उपस्थित हो जाता है, तो मैं एक बात यहाँ पर संक्षिप्त में कहता हूँ। एक कवि ने कहा है, मोतियां जड़ी ओस की डाल, मोतियां जड़ी ओस की डाल, मिला जाता चुपचाप गया। कितनी गजब की बात, भाव विभोर बात है ये। यहाँ पर सत्य है जीवन की क्षण भंगुरता का भाव, यहाँ सत्य है जीवन की क्षण भंगुरता का भाव। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से प्रातःकाल हम सवेरा उठते हैं और घास होते हैं और घास के ऊपर दूर से देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई मोती की माला बिखरी हुई, ऐसा लग रहा है मानो कोई मोती यहाँ पर आसपास बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। और जहां हम उसको जाने के छूने का प्रयास करते हैं तो वो लुप्त प्राय हो जाते हैं या वो अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। अर्थात जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो चमत्कार है, जीवन की जो वास्तविकता है, क्षण भंगुर है। इसीलिए उसमें हमें ज्यादा भाव विभोर या ज्यादा गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ सत्य जीवन की क्षण भंगुरता का अभाव होता है। इसी प्रकार से कोई नायिका होती है, अब वो यौवनावस्था में अपने लावण्य शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषणों को सजाती है, आभूषणों से अपने शरीर पर सजाती है, तो उसके लावण्य में या उसके शारीरिक सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। और उसी सौंदर्य को लेकर अगर वो अहंकार हो जाता है तो वो लावण्य, ये उसका सुंदरता एक दिन वो लुप्त प्राय हो जाती है। इसलिए किसी प्रकार के हमें जो प्रभाव है, किसी प्रकार के जो अभाव है, उस पर हम ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। क्षण भंगुरता सत्य है, वो क्षण भंगुर, जीवन का जो क्षण है वो क्षण भंगुर है। इसी प्रकार से सत्य अपने सौंदर्य और मूल जड़ों के स्थान पर उपस्थित होता है। हाँ, सत्य अपने सौंदर्य और मूल जड़ों के स्थान पर क्या होता है? उपस्थित होता है। बहुत अच्छी बात होती है यहाँ पर कवि ने कहा है। कवि नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिहारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उन्होंने बहुत ही नीतिगत बातें भी कही थी। ठीक है ना। नल की अरु नल नीर, ध्यान दीजिए बच्चों, नल की अरु नल नीर की गति एक एक कर जो जै तो नीचो है चले कै तो ऊंचो हो। इस बहुत अच्छी बात होती है, बहुत ही बड़ी क्षण भंगुरता, बहुत ही आश्चर्य का बात होती है यहाँ पर कि नल की अरु नल नीर की गति एक एक करी जो जै तो नीचो हो चले, जै तो नीचो है चले कै तो ऊंचो हो। जिस प्रकार से हमारे नल होता है, पानी के हमारे प्रत्येक व्यक्ति के घर में नल होता है, हमारी वास्तविकता है या जिस प्रकार से नल में पानी जितना नीचा होगा और वो जितना प्रभाव से रहेगा वो उतना ही उतने वेग से वो ऊपर उठेगा। उसी प्रकार से जीवन की वास्तविकता को यहाँ पर बताते हुए उपस्थित करता है, संसार के लोगों को शिक्षा देता है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना आज्ञाकारी होगा, वो उतना ही ऊंचा बढ़ेगा, अर्थात उसका ही उतना ही समाज में क्या होगा? सम्मान होगा, आदर होगा। इसलिए हे विद्यार्थियों, हमें जीवन की क्षण भंगुरता को स्वीकार करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, उनके भावार्थ को समझना चाहिए और जीवन की वास्तविकता जो सत्य है वो सत्य ही है और जो सत्य कभी कोई नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए काव्य में जो विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण तत्व है, अर्थ तत्व, वो जीवन की क्षण भंगुरता पर निर्भर करता है। आज इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे काव्य का जो अगला जो तत्व है वो है भाव तत्व। धन्यवाद।